अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल का ये आखिरी अल्टीमेटम है, जिसमें इजराइल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दुश्मन चाहे कितना बड़ा, कितना ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो उसकी सरजमी पर हमला करेगा तो फिर इजराइल उसे नेस्तनाबूद कर देगा। इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। इजराइल इन दिनों एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल में नरसंहार से शुरू हुई लड़ाई गाजा के महाविनाश के बाद अब लेबनान की ओर बढ़ रही है। इजराइल में नरसंहार से शुरू हुई लड़ाई गाजा के महाविनाश के बाद लेबनान की ओर बढ़ ही रही थी कि महाप्रलय की चिंगारी दूसरे सिरे तक पहुंच गई। अब ईरान ने जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी अल्टीमेटम को दरकिनार करते हुए ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर की रात करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर महायुद्ध का बिगुल फूंका। हालांकि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। इजराइल पर हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है, ما مجبور به پاسخ شدیم و اگر بخواهد طور دیگه‌ای عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد و این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. ईरान का हमला और ईरानी राष्ट्रपति के अल्टीमेटम ने इजराइल के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक साफ कर दिया कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו तोकफिम אותו। इजराइल की ओर से जारी बयान का मतलब क्या है और इसका क्या अंजाम होगा, उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरह हमास के सिनवार और हिजबुल्लाह के नसरल्लाह का हवाला देकर ईरान के अयातुल्ला अल खमेनी के खिलाफ रेड वार्निंग जारी कर दी है, उसका बेहद खतरनाक अंजाम हो सकता है, खासकर तब जब इस जंग में जिम्मेदार और किरदार बढ़ते जा रहे हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी खुलकर इजराइल के पक्ष में सामने आ गए हैं। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री से जंग के जोखिम और नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। वहीं इजराइल के ऊपर किए गए हमलों के बाद ईरान पर ब्रिटेन की भी नजरें टेढ़ी हैं। We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought
not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. करीब 1 साल से इजराइल हमास के साथ युद्ध के मैदान में है। हूती से भी इजराइल बेगुहात कर रहा है। ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। वहीं ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से भी आर पार की जंग चल रही है। इजराइल ने ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के समूल नाश का ऑपरेशन नदल एरोज जबरदस्त एक्शन में भीषण बमबारी के बाद लेबनान में जमीनी हमला इसका सबसे बड़ा सबूत है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल से जारी संघर्ष अब खतरनाक दौर से गुजर रहा है। Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. इजराइल ने पिछले 2 महीनों में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप का खात्मा करते हुए उसकी कमर तोड़कर रखी है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह समेत कई टॉप कमांडरों को मौत के घाट उतार चुका है इजराइल, और इसी के साथ साथ उसकी पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। नसरुल्लाह से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील को ढेर किया। हिजबुल्लाह रदवान फोर्स के सर्वोच्च कमांडर फुआद शुकर को मौत के घाट उतारा। साउथ लेबनान के चीफ कमांडर अली कराकी का खात्मा किया। रदवान फोर्स कमांडर वसीम अल तवील को मौत की नींद सुला दिया। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट कमांडर तालिब सलीम अब्दुल्ला को भी इजराइल ने मौत के घाट उतारा। अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नसीर को भी इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। मैं नहीं समझता हूं कि ये हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को खत्म करने के बाद में काफी खत्म हो चुकी है कि ये कहना उचित होगा कि हिजबुल्लाह का खात्मा हो चुका है। हिजबुल्लाह का नुकसान काफी हुआ है और उनको अपनी लीडरशिप दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी या उभरेगी भी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये कहना सही होगा कि हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और इजराइल का रास्ता साफ हो गया है। पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों बार मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट की बौछार की, जिसका जवाब इजराइल ने दिया। अब इजराइल ने सेना उतारकर युद्ध लड़ने का फैसला कर लिया है। अब यहाँ आपके मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि हिजबुल्लाह क्या है। हमास पर इजराइल के हमले के बाद आखिर हिजबुल्लाह क्यों बखलाया हुआ है? हिजबुल्लाह और ईरान का कनेक्शन क्या है और क्यों इजराइल के तीखे होते हमलों से दोनों में छटपटाहट है? तो इसे जानने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से अगली रिपोर्ट देखनी होगी। इजराइल और हिजबुल्लाह की दुश्मनी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश एक अलग यहूदी देश इजराइल को बसाने की कोशिश में जुटे थे। काफी कोशिशों के बाद इजराइल का उदय होता है। इस बीच मिडिल ईस्ट में अचानक एक यहूदी राष्ट्र के उदय ने इस्लामिक देशों के लिए टेंशन पैदा कर दी। फिलिस्तीनी सरजमीन पर यहूदी राष्ट्र की अवधारणा को अरब देशों ने नकार दिया और यहीं से कभी खत्म न होने वाले संघर्ष की शुरुआत हुई। साल था 1948 जब यहूदियों ने एक अलग मुल्क यानी कि इजराइल की स्थापना की। बस यहीं से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तल्खी पैदा हो गई। फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया, साथ दिया ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया जैसे मुल्कों ने। यानी एक तरीके से ये मुस्लिम और यहूदियों के बीच जंग की शुरुआत थी। और यहीं पर इजराइल का साथ दिया अमेरिका और यूरोप के कई
इजराइल के साथ समझौता कर लिया। मिस्र पहला अरब देश था जिसने इजराइल के साथ समझौता किया था, लेकिन आगे चलकर जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ समझौता कर लिया। इस बीच 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, जिसका फायदा PLO यानी कि फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया और दक्षिणी लेबनान से उसने इजराइल पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जून 1982 में लेबनान के दक्षिणी हिस्से में कब्जा कर लिया। इजराइल के साथ समझौते के बाद PLO ने लेबनान छोड़ दिया, लेकिन इजराइल ने इस पर कब्जा नहीं छोड़ा। ईरान में 1979 में आई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में आई सत्ता ने शिया मुसलमानों को और मजबूत करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्हें हथियार सप्लाई करने भी शुरू कर दिए। और 1980 के दशक का वो दौर भी आया जब ईरान ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप यानी कि हिजबुल्लाह को खड़ा किया और उसे हथियार सप्लाई करने शुरू किए। ईरान ने हिजबुल्लाह की नींव इजराइल को पछाड़ने के लिए 80 के दशक में रखी थी। ये शिया संगठन है जो लेबनान में बेहद ताकतवर है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर गैर सरकारी सैन्य ताकत की तरह भी देखा जाता है, जिसका काम इजराइल और उसके सहयोगियों को परेशान करना है। लेबनान के 1975 से 1990 तक चले गृह युद्ध के दौरान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना की। इसे बनाने का मकसद ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति को आगे बढ़ाना था और साथ ही 1982 में लेबनान पर हमला करने वाली इजरायली सेना को कड़ी टक्कर देना भी था। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक और हथियार सप्लायर ईरान है। ये समूह मिडिल ईस्ट में मित्र देशों का सबसे शक्तिशाली गुट है और इसके कई हथियार ईरानी, रूसी या चीनी मॉडल के हैं। वो रॉकेट हमले करने में सक्षम है। हिजबुल्लाह का संचार नेटवर्क हाईटेक है, यह उसके चेन का सबसे मजबूत पक्ष है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के घातक हथियार सुरक्षित तरह से छिपा कर रखे गए हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में करीब 1.5 लाख रॉकेट शामिल हैं। सबसे शक्तिशाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन के नीचे रखी हुई हैं। हिजबुल्लाह ने एक सुरंग नेटवर्क बनाने में सालों लगाए और ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। ईरान की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उनका इस एरिया में अरब की खाड़ी में, अरब के देशों में और वेस्ट एशिया में एक हमेशा से उनका लीडरशिप रोल रहा है। और पिछले 100 सालों में जैसे जैसे उनका रोल थोड़ा सा पहले से कम हुआ है, उन्होंने अपने रोल को बरकरार रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्रॉक्सीज का सहारा लिया है। और हिजबुल्लाह, हमास, हाउथी ये प्रॉक्सी बन के सामने आया है और इनका जो है जो पैलेस्टीनियन इशू है उसमें भी सपोर्ट रहा है काफी इन पैलेस्टीनियन कॉज को। तो सब मिलकर के ये ईरान को एक आगे बढ़ने का या ईरान की लीडरशिप को सिक्योर करने का जरिया बन चुके हैं। आज हिजबुल्लाह काफी हद तक लेबनान की सरकार को कंट्रोल करता है और पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी मिलिट्री ताकत है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों और सऊदी अरब के साथ साथ अरब देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्लाह दरअसल ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की धुरी नामक संगठन का हिस्सा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद गाजा की लड़ाई शुरू हुई, फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए हिजबुल्लाह ने भी 8 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया था और यहीं से इजराइल और हिजबुल्लाह में आर पार की जंग की शुरुआत हुई। चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह का हमास से वही संबंध है जो दुश्मन के दुश्मन का आपस में होता है। वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। लेबनान में गृह युद्ध के दौरान बने इस गुट का सीधा साफ मकसद था कि वो इस्लामिक खासकर शिया मत को फैलाए और इजराइल को कमजोर करते हुए फिलिस्तीन की आधिकारिक नींव रखे। यही वजह है कि जब जब इजराइल हमास पर हमलावर हुआ, इस संगठन ने बदले की कार्रवाई की। पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुई लड़ाई के बाद हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल पर हमले किए। ये बात अलग है कि इजरायली डिफेंस फोर्स उन पर हमेशा हावी रही है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह और हूती दरअसल मोहरे हैं।
ईरान खुद भी ये जानता है कि वो सीधे सीधे इजराइल से टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों को वो हथियार सप्लाई करके इजराइल के खिलाफ लगातार खड़ा करता रहता है। और यही एक बड़ी वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह और हुती के खात्मे पर तुला हुआ है। हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की मौत के बाद बेशक ईरान और इजराइल एक बार फिर से आमने सामने आ गए हों, लेकिन मिडिल ईस्ट में गहराते जंग के बादल के पीछे कई और मायने हैं और इनमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक अमेरिका का अपना इंटरेस्ट यानी कि उसके अपने हित सबसे ऊपर है। असल में अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन वो इसके लिए सीधे सीधे न तो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकता है और न ही उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में वो ईरान के दुश्मन नंबर 1 यानी कि इजराइल के साथ खड़ा है और हर हाल में उसका साथ देने का वादा करता है। और इस बार भी हमास और ईरान के साथ इजराइल की जो तनातनी और सैन्य कार्रवाई चल रही है, उसमें अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी क्यों है? आखिर क्यों अमेरिका ईरान को खत्म करना चाहता है या कहें कि वहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहता है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ईरान में अमेरिका के व्यापारिक हित छिपे हुए हैं और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि बिना आयतुल्लाह खमेनी को हटाए वो वहां पर अपने व्यापारिक हितों को साध नहीं सकता, न तो अफगानिस्तान तक वो अपना व्यापार कर सकता। और यही एक बड़ी वजह है कि अमेरिका ने ईरान के साथ अपने तमाम व्यापारिक संबंधों पर भी विराम लगा रखा है। ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते रखने वाले मुल्कों के साथ भी अमेरिका दूरी बनाता रहा है और उन पर भी अपना प्रतिबंध लगाता रहा है। मेरा ख्याल है ईरान की सत्ता परिवर्तन तो करने के लिए वो काफी सारे तरीके इख्तियार कर सकते हैं और मेरे ख्याल में कर भी रहे होंगे, लेकिन जो ऊपर से नजर आ रहा है उनका एक मकसद साफ है कि किसी भी तरह से ईरान का और जो अरब देश हैं उनके बीच में कहीं किसी तरह का एक समझौता नहीं होने पाए, क्योंकि अगर वो दोनों इकट्ठे आ गए तो फिर इस एरिया में अमेरिका का प्रभाव काफी कम हो जाए। तेल और गैस का भंडार तो खैर इसकी इकोनॉमी को सस्टेन करता ही है, लेकिन मेरे ख्याल है उससे ज्यादा इसका जो एक प्रभाव है वो है कनेक्टिविटी में, लॉजिस्टिक्स में, क्योंकि ईरान के थ्रू जो एक ट्रेड होता है ईरान के साउथ में जो भारत से कच्छ की तौर से जो डाब जाती हैं उसके ऊपर फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तरफ, तो इसमें मेरा ख्याल है ईरान का काफी बड़ा हाथ रहेगा और ईरान को काफी एक अपना प्रभाव बनने के लिए, इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए शक्ति मिलती है। ये तो तेल और गैस और कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स, ये दोनों ही एक बहुत जरूरी चीजें होंगी। ईरान ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके समर्थक ताकतों के खिलाफ गोलबंदी की है, वो भी अमेरिका को मुंह चढ़ा रही है। आसपास के कई देश और वहां के उग्रवादी संगठन ईरान के साथ हैं। मसलन यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और इराक के कई मिलिशियाई ईरान के साथ हैं। ये बेशक किसी देश के मुकाबले छोटे छोटे संगठन हैं, लेकिन ये जिस तरह से मिडिल ईस्ट के एक बड़े इलाके में बिखरे हुए हैं और जिस तरह से ये लगातार अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय मुल्कों का विरोध करते आए हैं, वो भी अमेरिका को सताता है। ऐसे में ईरान में नई सत्ता स्थापित करना अमेरिका का बड़ा मकसद है। ये जो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने पहले हिजबुल्लाह के बारे में कहा, ये जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जब तक इनको अपना एक जो ऑब्जेक्टिव है पूरा नहीं होता है, गिरती रहेंगी, फिर खड़ी होती रहेंगी, टाइम लगेगा, लेकिन इनको पूरी तरह से तोड़ना मुश्किल लगता है। हमास उसका एग्जाम्पल है, हिजबुल्लाह हाउथीज का भी एग्जाम्पल है। मुझको नहीं लगता कि उनको खत्म करना इतना आसान होगा। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 4 दशकों से दुश्मनी का रिश्ता रहा है। जानकार बताते हैं कि 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए और ईरान के पूर्व शक्तिशाली शासक के बेटे शाह को मजबूत करने की कोशिश की।
इसके साथ ही 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसने शाह को उखाड़ फेंका और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका ने शाह को कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इससे ईरान में उनके विरोधियों का गुस्सा भड़क गया और राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास में मौजूद अमेरिकियों को बंदी बना लिया गया। फिर 1980 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने उन्हें बचाने के लिए एक ऑपरेशन का आदेश दिया, जो फेल हो गया। बाद में अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने के लिए इराक का साथ देना शुरू कर दिया। जंग के दौरान इसे इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया करवाए और इस तरह से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी लगातार गहरी होती चली गई। अब जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी के दौरान अमेरिका ने पूरी मुस्तैदी से मिडिल ईस्ट में अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों की तनातनी शुरू कर दी है, उससे भी इस बात की झलक मिलती है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते किस कदर तल्ख हो चुके हैं। जो तैनाती की है ये एक डराने का नहीं है, लेकिन वार्निंग सिग्नल है कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ा तो इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो फिर युद्ध की तनातनी और आगे बढ़ जाएगी और काफी खतरा बढ़ जाएगा। ये तो एक तरह से वार्निंग शॉट है कि अपना युद्ध खत्म कीजिए, सीज फायर कीजिए ताकि शांति की बहाली हो, लेकिन तैनाती करने से काम चल नहीं रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एहतियात के तौर पर इस इलाके में एक करियर स्ट्राइक ग्रुप यानी कि विमान वाहक पोत तैनात कर दिया है और इसके साथ ही फाइटर जेट, स्क्वाड्रन, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर्स को भी मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए भेजा गया है और इसके मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को वापस बुला लिया गया है। ये तनातनी इस बात का सबूत है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा किस कदर बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद गाजा पर जिस तरीके से इजराइल हमलावर है और जिस तरीके से इजराइल ने एक एक कर तमाम प्रॉक्सियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी ये साफ संकेत दे दिया गया है कि अब इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका अपनी तरफ से भी इस मोर्चे पर अपनी फौजों को तैनात करने की बात कर रहा है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भेजे हैं। 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इस साल अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में शामिल रहे। पेंटागन ने साफ कर दिया है कि मिसाइल डिफेंस फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है और ये फैसला इस बात का सबूत है कि अमेरिका हर हाल में इजराइल की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जंग को बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन इजराइल की मदद करने के मामले में भी कमी नहीं करनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर युद्ध हुआ और उसमें यूएसए शामिल हुआ, चाहे बेशक वो ईरान को कुचलने के लिए, ईरान को हराने के लिए हो, तो वो युद्ध साफ साफ तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। अमेरिका में अभी इलेक्शन की साल चल रहा है। जब तक कि नया राष्ट्रपति कोई नहीं आएगा, मेरे ख्याल है करंट राष्ट्रपति ऐसा कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर चाहे वो जहाज तैनात किए हो या इजराइल की मदद कर रहे हो, लेकिन मुझको नहीं लगता कि यूएसए अभी सीधे सीधे तौर पर वॉर में या युद्ध में इन्वॉल्व होने की सिचुएशन में है। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार डेवलप करता है तो ये उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और यही वजह है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। वैसे जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि हमास के बाद जिस तरह से हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा रहा है, उसका असली मकसद ईरान का हौसला तोड़ना है और इसके लिए इजराइल की सेना अगर दुश्मन पर हमला कर रही है तो इजराइल के प्रधानमंत्री यूएन में ईरान को अभिशाप बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान 2 मैप दिखाए, जिसमें एक समूह को अभिशाप और दूसरे समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया।
Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. संयुक्त राष्ट्र महासभा की वायरल तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू के दाहिने हाथ के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंग का दिखाया गया है और ये वही जगह है जो इजरायल के निशाने पर है, खासकर ईरान, जिसकी सेना का एक बड़ा कमांडर भी बैरूत में हुए हमले में मारा गया। उसका नाम अब्बास मिरफरूजान है। अमेरिका ने 2022 में इस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो क्या इजरायल का अगला निशाना ईरान है, जिसे लेकर उसे शक है कि वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है? इजरायल की कोशिश साफ साफ है, वो पहले भी बोल चुका है कि वो जब तक हमास का और हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर देगा, वो नहीं समझता है कि ये जो अभी एक्शन चल रहा है वॉर, ये खत्म हो पाएगी। तो वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ ये जो युद्ध है या जो झड़पें हैं ये चालू रहेंगी। मेरा ख्याल है ईरान के साथ में स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि इजरायल को मालूम है कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक का मतलब साफ साफ युद्ध होगा। तो मेरे ख्याल है कोई भी एक्शन लेने से पहले इजरायल कई बार सोचेगा भी, उसको रिटेलिएटरी एक्शन लेना है, लेकिन किस तरह से लेगा ये उसको सोचने वाली बात है और ये हमें वेट करना होगा। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान की तरफ से अभी सिर्फ बयानबाजी ही हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनी की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि लेबनान के लोग ये नहीं भूले हैं कि एक समय था जब कब्जे वाले शासन के सैनिक बैरूत की ओर बढ़े थे। हिजबुल्लाह ने ही उन्हें रोका था और लेबनान गौरवान्वित हुआ था। इजरायल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए जुटा हुआ है। अब सवाल यह है कि इजरायल ईरान में घुसकर हमले कर रहा है, हमास को गाजा में खत्म कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मार चुका है। ऐसे में अब आगे वो क्या करने जा रहा है? जितना नुकसान होगा हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह कोशिश करेगा कि वो रिकवरेट करे, अपने जो लॉसेस को रिकवर करे और इजरायल को इस एक्शन का रिटेलिएटरी जवाब दे। तो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद में हिजबुल्लाह की कोशिश पूरी रहेगी कि इजरायल को जवाब दिया जाए, लेकिन जितना हिजबुल्लाह का नुकसान हो चुका है वो जवाब अभी देगा या वेट करेगा, किस तरह देगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन जवाब जरूर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा और इसीलिए इजरायल की जो सिक्योरिटी है वो पहले से मजबूत होने की बजाय और पहले से उसको रिस्क या डेंजरस जोन में आ गई है। एक और जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर चिंतित है, वहीं अब दो और देश जंग के मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अब दो और देशों के बीच भीषण हो चुके युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।